नाउ इट्स टर्न कि हम कर्व साइकिल पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो फौरन 8 स्टेप एक साइकिल अकर होती है उसका नाम है कर्व साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और जिसको आप टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये साइकिल के 8 स्टेप्स हैं और इसके 3 नाम हैं। इसके 3 नाम की वजह ये, पहले नाम की कर्व्स का मतलब ये है कि इसको जो इन्वेंट करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम एडोल्फ कर्व था, तो इसलिए इसको कर्व साइकिल कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका सिट्रिक एसिड साइकिल है, वो इस बिहाफ पर है कि इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रेट होता है, ठीक है। तो सिट्रेट जो इसका प्रोडक्ट है वो सिट्रेट को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, तो इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि इसमें टीसीए जो है इसलिए कहा जाता है कि ये ट्राई मीन्स 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद है वो तकरीबन 3 होती है, तो जिसकी वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी शॉर्टली टीसीए भी कहा जाता है। तो ये रीज़न है इसके 3 नेम की। और अब इसमें देखते हैं हम जहाँ तक अगर हम पिछला रिव्यू करें ग्लाइकोलाइसिस को देख के, तो हमें 3 कार्बन चेन पायरुवेट के थ्रू मिल गई थी और अब हमारे एसिटाइल COA हमारे पास था जो कि 2 कार्बन चेन थी। नाउ अब जो चीज़ें हमें याद करनी है और पढ़नी है और हमें ये साइकिल ड्रॉ करने का ईजी तरीका ये है कि आपको साइकिल ड्रॉ करना आना चाहिए। साइकिल के 8 स्टेप्स हैं और 8 स्टेप्स को कैसे पुट करना है ये मैं आपको सिखाती हूँ ईजी ट्रिक के जरिए। सबसे पहले आपने पूरा एक गोल सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के एक अपर एंड पे एक बॉक्स रखना है, एक सर्कल के लोअर एंड पे बॉक्स रखना है, फिर 3 बॉक्स एक साइड पे और 3 बॉक्स एक साइड पे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इन बॉक्स में जो हम इंटरमीडिएट्स लिखेंगे यानी जो सबस्ट्रेट हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कैसे याद करें। तो उसका भी एक निमोनिक है, लेकिन उसके बाद का दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कितने कार्बन की कॉन्टेंट है, क्योंकि हमारा मेन रीज़न ये है कि कार्बन को जो क्वांटिटी है वो कम करते जाना ग्लूकोज से, ठीक है। तो वो भी एक निमोनिक्स के एक कोड के थ्रू मैं आपको याद करवाऊंगी। और फिर एंजाइम्स की बारी आ जाएगी कि आपने एंजाइम्स कैसे पुट करने हैं इनके बीच में, और फिर बारी आएगी आपकी कि आपने इसमें एनर्जी और एटीपी कैसे इंसर्ट करना। ओके अब जो इंटरमीडिएट्स हैं यानी जो उसके कंटेंट्स हैं कर्व साइकिल के या टीसीए साइकिल के, उसको इंसर्ट करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक्स है जिसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। वो है ऑफ कोर्स सिट्रेट इज़ अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। इट्स क्वाइट फनी बट ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तमाम इंटरमीडिएट्स लिखने में आसानी कर जाएगा, ठीक है। तो ओ इसके इन सब के आप पहले पहले लेटर्स को देखें तो ओ से हम लिखेंगे ऑक्सैलो एसीटेट, सी सिट्रेट सेम रहेगा, ठीक है। आई का इस आइसोसिट्रेट हो जाएगा। एक दफ़ा आप जब गो थ्रू करेंगे तो आपको याद होते जाएंगे। ए का होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। एस से हो जाएगा सक्सिनाइल, सक्सिनाइल COA, और एस दोबारा है तो सक्सिनेट हो जाएगा। अच्छा, सक्सिनाइल और सक्सिनेट दोनों ऐसे एक साथ हैं तो आप इस तरह मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि आप एक कह सकते हो कि सक्सिनाइल के बाद जो सक्सिनेट होगा इज ऑलवेज लेट, ठीक है, तो वो बाद में आएगा। और एफ का फ्यूमरेट हो जाएगा और एम का मैलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी एक सीक्वेंस होगी कि आपके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ऑफ कोर्स सिट्रेट इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल के नाम से। ओके अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला इंटरमीडिएट आएगा, यहाँ सेकंड आएगा, यहाँ थर्ड आएगा, यहाँ फोर्थ आएगा, यहाँ फिफ्थ आएगा, यहाँ सिक्स्थ आ जाएगा, यहाँ सेवन्थ आ जाएगा और वहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें आपने पहले क्या लिखा था, उसका जो निमोनिक लिखा था उसमें ऑक्सैलो एसीटेट था, तो ये मैं इसको फिल करती हूँ। ओके नाउ यू कैन सी कि सब इसमें सारे इंटरमीडिएट्स मैंने पुट कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पता था कि ऑक्सैलेट आएगा, सिट्रेट आएगा, और वही निमोनिक्स को यूज़ करते हुए जो निमोनिक था आपका ऑफ कोर्स सिट्रेट इज़ अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमें एटलीस्ट ये लोकेशन हमसे गलती नहीं होनी चाहिए और हमें 1 से लेके 8 तक के एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। तो ये इजी वे था कि आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। और फिर अब आपको जो दूसरा काम करना है वो ये कि इनके अंदर कार्बन यूनिट्स जितने हैं, मतलब कि किसमें 2 कार्बन है, किसमें 3 कार्बन है, किसमें 4 कार्बन है, इसको इजी वे में याद करना है। तो इसका भी एक तरीकाकार एक शॉर्टकट है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, इसका कोड है 4 पहले आप 4 लिखेंगे, फिर 6 की पावर 2, फिर 5, फिर 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 2, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पहला जो इंग्रेडिएंट है, जो पहला कंटेंट है उसके अंदर जो होंगे 4 कार्बन होंगे, दूसरे और तीसरे के अंदर जो होंगे वो 2-2 कार्बन होंगे, और जो अपना 6 कार्बन होंगे दूसरे और तीसरे के अंदर, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ पिक्चर में कि कैसे समझ में आएगी आपको। और 5 जो कार्बन होगा वो आपका किसमें होगा, 6 2 दफ़ा होंगे, 5 1 दफ़ा होगा, 4 2 दफ़ा होंगे, फिर 4 2 दफ़ा होंगे। तो लेट्स सी, अब मैं आपको साइकिल में दिखाती हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि कार्बन कैसे पुट किया गया है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सैलो एसीटेट के 4 कार्बन हैं, सिट्रेट की 6 कार्बन है, 6 की पावर 2 थी तो 6 एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, और आइसोसिट्रेट की पावर 6 कार्बन है यहाँ पर। इसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूटारेट के कार्बन 4 हैं, 5 हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 4 की पावर 2 थी यानी 2 दफ़ा 4 कार्बन होंगे, एक दफ़ा 4 कार्बन इसमें आ गया सक्सिनाइल एसीटेट में। अब आ जाएगा सक्सिनेट में जिसमें 4 कार्बन है, इसी तरीके से फ्यूमरेट में जिसमें भी 4 कार्बन है, क्योंकि 2 दफ़ा 4 की पावर थी 2 तो मतलब 4 कार्बन 2 दफ़ा होंगे, ठीक है। ये एक तरीका कार है, एक कहते हैं कि निमोनिक है, एक ईजी ट्रिक है कि आप सारे कार्बन की जो रिंग है ना उनमें जितने कार्बन है उनको रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर हमने जो है ना अब क्या नाम है अपना एनर्जीज प्लेस करनी है। तो NAD है, NAD प्लस NADH और H पॉजिटिव आइन प्लस प्लेस करनी है, तो इसकी वजह से आपको कार्बन के अंदर जहाँ चेंजेस आ रही है वहाँ का लोकेशन पता होनी चाहिए।
टाइम कि अब आपने NAD+, NADH और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्लेस करना है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लेस करना है। तो इसका बहुत ही ईजी तरीकाकार ये है, ये पूरा जो आपके पास साइकिल है, इस साइकिल में आप वो लोकेशंस देखें जहाँ कार्बन के अंदर डिक्रीज आ रहा है। देखिए यहाँ 6 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे वो 5 हो जाते हैं। तो इनके दरमियान कोई ऐसा रिडक्शन रिएक्शन हुआ है जिसमें से एक कार्बन जो है वो रिमूव हो गया, और वो कार्बन किस फॉर्म में रिमूव हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर 5 कार्बन रह गए, तो यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन रिमूव हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि और कौन सी जगह है जहाँ पे कार्बन रिमूव होता है, चूंकि वो पार्ट जो है वो आपके TCA साइकिल का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए कि पायरुवेट और एसिटाइल के बाद पायरुवेट 3 कार्बन चेन होता है और एसिटाइल 2, तो मतलब एक कार्बन कहाँ गया फिर? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हुआ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है वहाँ वहाँ आपका NADH पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन ये सारे लिबरेट होंगे, ये भी प्रोड्यूस होंगे, तो उन जगह पे आप वो भी प्लेस कर दीजिए, ठीक है। फिर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि मतलब एक एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ पर कार्बन की चेन में फर्क नहीं आता, लेकिन फिर भी NADH+ और NADH और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है, और वो पॉइंट है ये मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट के दरमियान वाला पॉइंट। तो यहाँ पर भी आपने ये एनर्जी लेवल प्लेस करना है। तो अब आपको ये समझ में आ गई है कि आपने पूरे साइकिल में जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, ये पता है आपको ये पता है कि कौन सा कार्बन कहाँ पे, जहाँ पर 6 कार्बन की चेन 5 कार्बन में चेंज हो रही है, वहाँ पर आपको ये इल्म है कि वहाँ से एक कार्बन कहाँ गया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो जब रिलीज होता है तो एनर्जी वाली बातें आएंगी वहाँ पर, तो एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज होगी उसमें NADH+, NADH और H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अब आपने याद रखना है कि वो एंजाइम्स आएंगे जो डीहाइड्रोजिनेस वाला काम करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेंगे, निकलवाते हैं, ठीक है। तो डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम इधर भी होगा, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम इधर भी होगा, और डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम इधर भी होगा, ठीक है। हमें एंजाइम का एक एंड तो पता चल गया, अब ये पता करना है कि कौन सी डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज हो रहा है, तो इसलिए आइसोसिट्रेट एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यहाँ पे इनके दरमियान होगा, ठीक है। इस तरीके से अल्फा ग्लूटोरेट जो है वो सक्सिनाइल COA के अंदर जब जा रहा है, तो जो 5 कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन में रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि रिलीज हो जाता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, NADH पॉजिटिव, NADH और H पॉजिटिव आयन निकलता है, तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है, लेकिन किसकी होगी? अल्फा कीटोग्लूटारेट की होगी। इसी तरीके से जब वहाँ पर मैलेट, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो कार्बन चेन के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन एनर्जी वहाँ से लिबरेट होती है, तो जहाँ एनर्जी लिबरेट होगी वहाँ डिहाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो डिहाइड्रोजनेशन वाली प्रोसेस है वो 3 जगह एंजाइम इन्वॉल्व है, पर ये आपने डिसाइड करना है कि वो किसकी तरफ से इन्वॉल्व है, कौन सा कंटेंट कौन से कंटेंट में चेंज होते हुए ये दे रहा है, ठीक है। तो ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेस होगा। नाउ अब ये आपकी साइकिल तकरीबन इतनी कंप्लीट हो जाएगी कि आपको कार्बन की चेन के रिंग्स पता होंगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन पॉइंट्स और एनर्जी NADH पॉजिटिव, NADH और और जो है आपको H पॉजिटिव आयन की जो रिलीज की जगहें पता होंगी। अब ये सब चीज़ पता होने के बाद अब आपके पास 2 ही चीज़ बचती है कि आपका ATP और आपका FADH2 आपने लगाना है, ठीक है। और बाकी दीगर एंजाइम्स आपको जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। 3 एंजाइम्स की तो प्लेसमेंट हो गई। अब कितने एंजाइम्स की जगह बच गई? मैलेट और फ्यूमरेट के दरमियान फ्यूमरेज एंजाइम हो जाएगा, फ्यूमरेट और सक्सिनेट के दरमियान, और सक्सिनाइल और सक्सिनेट के दरमियान का एंजाइम, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और आइसोसिट्रेट और सिट्रेट के दरमियान, और ऑक्सैलोसिट्रेट और सिट्रेट के दरमियान के एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम वहीं पर मिलेंगे आपको जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता होगा, और या फिर और जो है एनर्जी NADH फॉर्म में रिलीज हो रही होंगी, या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आपको मिल रहा होगा जहाँ पर, ठीक है। अब ATP इस पूरी साइकिल में एक ही जगह से रिलीज होती है, और वो पॉइंट है सक्सिनेट और सक्सिनाइल के दरमियान वाली, ठीक है। और FADH2 भी इसी जो है ना पूरी साइकिल में एक ही जगह से रिलीज होता है, और वो पॉइंट है सक्सिनेट और फ्यूमरेट के दरमियान वाला। तो ये थी आपकी तमाम एनर्जी प्लेसमेंट, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसमेंट, और आपकी तमाम कार्बन चेन के कितने कार्बन चेन हैं इसमें, कितने हर कॉन्टेंट में, और जो है आपका बेसिकली जो है ये बताना कि एंजाइम्स कहाँ कहाँ लगेगा डिहाइड्रोजिनेस। अदर एंजाइम्स जो हैं वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे कि अदर इनके दरमियान कौन कौन से एंजाइम है, वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। ओके, नाउ जो अदर एंजाइम्स हैं उसमें एकोनिटेज है, ठीक है, जो कि सिट्रेट और इसके दरमियान है, ठीक है। और फिर आपको कहाँ के एंजाइम याद करने हैं? एक सक्सिनेट और सक्सिनाइल के दरमियान का सक्सिनेट थियोकाइनेज है, ठीक है, ये एंजाइम है। और सक्सिनेट और फ्यूमरेट के दरमियान का एंजाइम है सक्सिनेट हाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम याद करना होगा आपको। हाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पर भी FADH2 नाम की एक एनर्जी लिबरेट हो रही है, निकल रही है। फ्यूमरेट और मैलेट के दरमियान का फ्यूमरेज एंजाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। और इसी तरीके से मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट के दरमियान जो एंजाइम होगा वो होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इस तरीके से आपको एंजाइम्स की भी प्लेसमेंट आ जाएगी, आपको इनके इंग्रेडिएंट्स भी पता चल जाएंगे, पर कितने कार्बन है वो चीज़ की भी सेंस आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिबरेट हो रहा है और कहाँ से एनर्जी लिबरेट हो रही है ये पता चल जाएगा। तो ये सारा एक साइकिल आपका इस तरह ड्रॉ हो जाए। नाउ अब आ जाती है बारी के ATP कितनी बनती है एक साइकिल में, कब साइकिल के अंदर। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने जो है ना बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स से मुराद ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम सारी बातें ATP में करते हैं। तो हम जब ATP की बातें करते हैं तो हर जगह से हमें ATP नहीं मिल रहा पूरी साइकिल में। अगर आप पूरी साइकिल को रिव्यू करें, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ से हमें ATP ट्रू फिगर में मिलता है। बाकी सब जगह जो एनर्जी हमें जाती हुई दिख रही है वो सारी एनर्जी जो है NADH पॉजिटिव की फॉर्म में, NADH की फॉर्म में, या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एनर्जीज हैं ये अदर देन ATP फॉर्म में। तो इनकी जो है ना एग्जैक्ट हमें उनकी कन्फिगरेशन पता होना चाहिए कि ये अगर ATP में हम देखेंगे तो वो कितने के बराबर होगा। तो बेसिक तो आपको पहले इल्म होना चाहिए, और वो ये
बेसिक्स में आप देखें कि 1 NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है, और एक FADH2 जो है वो तकरीबन 2 ATPs के बराबर होता है, और एक GTP जो है वो 1 ATP के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जो कहना चाहते हैं कि एक जो सबसे इनमें बड़ा फिगर जो है वो NADH है, ठीक है, जो कि 3 ATPs के बराबर है, और एक FADH2 जो है वो तकरीबन 2 ATP के बराबर है। तो अगर हम पूरी साइकिल को रिव्यू करें कि NADH कितने हमारे साइकिल में बनते हैं, तो आइए देखते हैं साइकिल में। ओके, साइकिल के अंदर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें NADH मिलता है। एक पॉइंट आपका मिलेगा आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट के दरमियान, ठीक है, NADH यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा अल्फा ग्लूटारेट और सक्सिनाइल CO के दरमियान, ये पॉइंट है, ठीक है। या फिर आपका दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे मेलेट और एक्सेलोएसिटेट के दरमियान जो है ये निकल रही है, ठीक है। डोंट कंसिडर दिस, क्योंकि ये वाली जो पाइवरेट जो एसिटाइल CO में जाता है ये पार्ट नहीं होता कर्व साइकिल का। तो पूरी कर्व साइकिल में सिर्फ 3 ऐसे पॉइंट हैं, 1 2 3 पॉइंट हैं जहाँ से हमें NADH मिलता है। तो यानी हमें 3 NADH मिलते हैं। तो अगर हमें 3 NADH मिलते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर है। तो 3 NADH जो है वो कितने ATP के बराबर होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दें उसको 3 से, तो ये टोटल 9 NADH हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इट्स टर्न कि हम FADH2 देखेंगे। FADH2 हमारे साइकिल में कितने हैं, जो कि एक FADH जो है वो 2 ATP के बराबर है। अगर हम पूरी साइकिल रिव्यू करते हैं तो हमें सिर्फ एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां से हमें FADH मिलता है, और एक ही FADH पूरी साइकिल में बनता है, वो पॉइंट है सक्सिनेट और फ्यूमेरेट के दरमियान, ठीक है। तो ये FADH जो है तकरीबन 1 होता है, तो यानी एक FADH हमें कर्व साइकिल में प्रोड्यूस होता है, वह मिलता है। तो जब एक NADH, हम जैसे जानते हैं कि एक FADH2 जो है वो 2 ATP के बराबर है, और हमें साइकिल में भी एक ही मिलता है, तो हम इसे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल जो ATP मिलेगी वो 2 होगी, ठीक है। जब ये 2 ATP हो गई, अब हमारे पास बारी आ जाती है हम देखें कि हमारे पास GTP या ATP कितने बनते हैं। तो हम जानते हैं पूरी साइकिल में सिर्फ एक ही जगह की पॉइंट है जहाँ पर ATP और जो है वो एक ही बनता है ट्रू फिगर में, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है सक्सिनाइल CO और सक्सिनेट के दरमियान वाला, जो कि ATP वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि एक GTP एक ATP के बराबर होता है, तो ATP टोटल बने कितने 1, ठीक है। तो अब GTP जो है वो 1 ATP के बराबर होता है, और हमारी साइकिल में बन भी रहे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 1, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल GTPs ATPs सारी चीजें, सारी गेम ये थी कि हमें ATP में एक फिगर मिल जाए कि हमारी एनर्जी इतनी बनती है, तो इसीलिए हमने इतनी कन्वर्जन्स की थी। तो अब हमें टोटल ATP हासिल कैसे हुई, ठीक है। तो देखें ये वाली जो ATP थी 9, जो मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ, वो NADH से आ रही है, ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो है वो हमारे पास आ रही है FADH2 से, ये वाली ATP हमारे पास आ रही है उससे GTP से या ATP से, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो पूरी साइकिल में ATP बनती है एक साइकिल में, वो 12 है। अगर 2 साइकिल्स की बात की जाए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो ये 24 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे 5 साइकिल की बात की जाए तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। तो ये थी टोटल जो है, आप कह दें कि ये पूरी काउंटिंग है उसकी, अपनी ATP काउंट करने का तरीकाकार है कर्व साइकिल में। एक दफ़ा अगर आप इसको समझ लें तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा करना भी। सो इट वॉज ऑल अबाउट कर्व साइकिल। होप सो कि आप लोगों को कर्व साइकिल पूरी समझ में आ गई होगी, और कर्व साइकिल के अंदर एनर्जी कैलकुलेशन या उसके अंदर इंटरमीडिएट्स के अंदर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर आप निमोनिक्स के ऊपर ख्याल रखेंगे तो आपको जो है कभी भी उसके इंटरमीडिएट्स नहीं भूलेंगे, और अगर थोड़ी सी आप ये बेसिक्स याद कर लेंगे ATP काउंट के, तो आपको कभी भी जो है एनर्जी काउंट करने में मसला नहीं होगा।